वेलकम स्टूडेंट्स टू अनदर लेक्चर ऑफ ब्रेन एस्पायर ऑफ हिस्ट्री। और आज हम शुरू करने जा रहे हैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। देखो, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जब शुरू हुआ उसके भी कुछ मेन प्रोसेसेस थे। क्या? एक था बॉयकॉट ऑफ फॉरेन क्लॉथ, लिकर, विलेज ऑफिशियल्स। तो बोला गया था कि जो भी फॉरेन क्लॉथ के जो दुकान है वहाँ से फॉरेन क्लॉथ खरीदना बंद कर दो, बॉयकॉट कर दो। लिकर शॉप से लिकर खरीदना बंद कर दो। और जो विलेज ऑफिशियल्स थे जो मेंटेन करते थे सब कुछ, ब्रिटिश द्वारा अपॉइंटेड विलेज ऑफिशियल्स, उनसे भी तुम लोग उनका बात सुनना, उनके अकॉर्डिंग चलना, रूल्स मानना, सब कुछ बंद कर दो। मतलब सिविल डिसोबीडियंस, मतलब तुम लोग ओबीडियंस करना ही बंद कर दो। जस्ट डोंट डू एनीथिंग दैट द अथॉरिटी सेज। इट्स सिंपल। जैसे कि रिफ्यूज़ल टू पे टैक्सेस एंड रेवेन्यू। तो टैक्सेस रेवेन्यू पे करने से मना किया गया लोगों को। और ये बोला गया कि जो अनजस्ट लॉज है, जो लॉज सही नहीं है, फॉर एग्जांपल द सॉर्ट लॉ, जो लॉज सही नहीं है उन लॉज को भी मानना बंद कर दो, उनको मानने से डिफाई कर दो। ब्रिटिश का रिस्पॉन्स क्या था? ब्रिटिश ने जो लीडर्स थे सिविलिज्म मूवमेंट्स के, उनको अरेस्ट किया। ठीक है, जो सत्याग्रहीज थे उनको मारा। ठीक है, उनको मारा पीटा, उनके ऊपर अत्याचार किया। ठीक है, ब्रूटल रिप्रेशन किया, बहुत ज़्यादा उनके ऊपर वायलेंट तरीके से उनके ऊपर अत्याचार किया गया, उनको दबाने का कोशिश किया गया। बट उसके बाद भी जो मूवमेंट था ना, वो धीरे धीरे स्प्रेड होता गया। और पूरे दुनिया से इंटरनेशनल सपोर्ट मिला। इंडिया का जो कॉज था ना, इंडिया का जो सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट था, इंडिया का जो डिमांड था फॉर पूर्ण स्वराज, इसको पूरे बाहर से पूरे इंटरनेशनली अलग अलग देशों से इंडिया को सपोर्ट मिला। ठीक है, इस चीज़ के लिए। नाउ we come to how people reacted. First thing was the rich peasants. जो rich peasants थे ना, उन लोगों ने पहले शुरू में सपोर्ट किया था क्योंकि उनको लोअर रेवेन्यू यानी लोअर टैक्सेस चाहिए था। इसके वजह से उन लोगों ने शुरू में पार्टिसिपेट किया और सपोर्ट किया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को। बट उसके बाद जब गवर्नमेंट ने ये सब डिमांड को रिफ्यूज़ कर दिया, कॉन्सेशन देने से रिफ्यूज़ कर दिया, तब उन्होंने विदड्रॉ कर लिया। क्योंकि उनको उतना भी ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता था कि टैक्स कम हो ना हो, क्योंकि वो लोग बहुत अमीर पेजेंट्स थे। मगर जो पुअर पेजेंट्स थे, दे वर द एक्चुअल पीपल सफरिंग। एंड this particular situation has had disillusioned with Congress, because कांग्रेस जो था ना वो एक डिलेमा में फंस गया था कि वो रिच पेजेंट्स को सपोर्ट करे या पुअर पेजेंट्स को सपोर्ट करे। क्योंकि पुअर पेजेंट्स जो थे ना वो रिच पेजेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि रिच पेजेंट्स पुअर पेजेंट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्याचार करता था। तो अगर गांधी जी और पूरा कांग्रेस पुअर पेजेंट्स को सपोर्ट करते तो रिच पेजेंट्स खफा हो जाते, और रिच पेजेंट्स को ऑलरेडी कांग्रेस सपोर्ट कर रहा था। तो कांग्रेस ने क्या किया, रिच पेजेंट्स को सपोर्ट किया, मगर पुअर पेजेंट्स जो थे उनको एलियनेट कर दिया, उनको उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं दिया जितना रिच पेजेंट्स को दिया। ये कांग्रेस ने किया था उस टाइम पे, सो दिस वाज अ वेरी बिग प्रॉब्लम एट द पॉइंट ऑफ टाइम। जो पुअर पेजेंट्स जो थे ना, उनके साथ क्या हुआ, उनका जो था कि रेंट रिडक्शन एंड लैंड। अब देखो, ये रेंट जो था ना, ये रेंट कौन लेते थे पुअर पेजेंट्स से? रिच पेजेंट्स। तो वो रिच पेजेंट्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। ठीक है, और जो लैंड राइट्स भी किनके पास थे? रिच पेजेंट्स। उनको लैंड राइट्स चाहिए था, मगर उनको एक मिनट, सॉरी, हाँ, तो उनको लैंड राइट्स चाहिए था, मगर लैंड राइट्स था किनके पास? रिच पेजेंट्स के पास। तो उनको लैंड राइट्स मिल नहीं रहा था, तो उसके लिए भी वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, और वो भी कर रहे थे खिलाफ द रिच पेजेंट्स। तो कांग्रेस इसलिए हेजिटेंट था कि वो सपोर्ट करे या ना करे, एंड फाइनली दे अंडरस्टूड दैट ओके, वी विल नॉट सपोर्ट पुअर पेजेंट्स very much, we'll just support them sometimes, but only our main focus will be on the rich peasants. But because of that, the participation of poor peasants were uneven.
ठीक है. It was uneven. They did not participate fully. The poor peasants were supporting the cause of civil disobedience at some places, but they were not at other places. So it was uneven. It was not a unified impact on the poor peasants. Now we come to business classes. बिजनेस क्लासेस में अगर हम देखें तो इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे ना, जो मतलब मेन बिजनेस के ओनर्स थे, ठीक है, ओनर्स थे या फिर रिच बिजनेसमैन थे, ठीक है, उनको इंडस्ट्रियलिस्ट बोलते हैं. उन लोगों ने बॉयकॉट को सपोर्ट किया. बट वर्कर्स के भी यहाँ पे रेडिकल डिमांड्स थे. जैसे वहाँ पे पुअर पेजेंट्स के डिमांड्स थे, यहाँ पे वर्कर्स जो थे, जो फैक्ट्रीज में काम करते हैं, उनके भी डिमांड्स थे कि हमें ज़्यादा वेज दो, हमारा सैलरी इंक्रीज़ करो, हमें ज़्यादा छुट्टी दो, हमारा वर्किंग कंडीशंस डेवलप करो. डिफरेंट डिमांड्स थे. तो कांग्रेस यहाँ पे भी फंस गया. कांग्रेस को ये समझ में नहीं आया कि वो जो बिजनेसमैन, इंडस्ट्रियलिस्ट, जो रिच बिजनेसमैन जो हैं उनको सपोर्ट करे या फिर वर्कर्स को सपोर्ट करे. क्योंकि वर्कर्स को सपोर्ट करोगे तो रिच बिजनेसमैन जो है वो खफा हो जाएंगे और सपोर्ट चला जाएगा उनका. या फिर अगर तुम रिच बिग इंडस्ट्रियलिस्ट बिजनेसमैन उनका सपोर्ट करोगे तो वर्कर्स तुम्हें सपोर्ट नहीं करेंगे. तो कांग्रेस यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम में फंस गया. जो रिच और पुअर प्रेजेंट में जो प्रॉब्लम था, यहाँ पे भी सेम प्रॉब्लम में कांग्रेस फंस गया. और धीरे धीरे आफ्टर सर्टन पॉइंट ऑफ टाइम business class, especially industrialists and rich businessmen, they withdraw their support after a certain point of time. Now women जो थे ना, उन्होंने बहुत ही लार्ज नंबर्स में इन ह्यूज पार्टिसिपेशन देखा गया था ऑफ women इन द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट. दे पिकेटेड शॉप्स. पिकेटिंग का मतलब मैंने समझा दिया है. दे पिकेटेड शॉप्स एंड दे ऑल्सो पार्टिसिपेटेड इन मार्चेस. बट कांग्रेस वॉज हेजिस्टेंट टू गिव लीडरशिप रोल्स. तो देखो, पेट्रियार्की एक ऐसा चीज़ है ना, पेट्रियार्की एक ऐसा चीज़ है जो मतलब हर किसी जगह पे, हर किसी तरह से उसने पेनिट्रेट किया हुआ है हमारे समाज को. तो उस टाइम पे भी कांग्रेस ने भी इसी चीज़ के बाहर नहीं आ पाया कांग्रेस भी, कि women were participating in the civil disobedience movement, women were an integral part of the movement. Without women support, civil disobedience movement wouldn't have been as big as it was. But उसके बाद भी ये आइडिया उसके बाद भी था सोसाइटी में कि women are not meant to होल्ड लीडरशिप रोल्स. ऐसा लोग वहाँ उस टाइम पे भी सोचते थे. इसलिए कांग्रेस भी ज़्यादा से ज़्यादा वुमेन को लीडरशिप रोल से बाहर ही रखते थे. वुमेन को लीडरशिप रोल नहीं देते थे, क्योंकि ये गलत सोच था कि वुमेन को लीडरशिप रोल नहीं दे सकते, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. I mean, you can give women leadership roles, and women as leaders are probably the best leaders that you can see out there. So women as leaders are amazing. They can lead movements. They can just make a nation the best version of itself. But उस टाइम पे ये लोग समझ नहीं पाते थे वो इतना सब कुछ. तो women को उतना ज़्यादा लीडरशिप रोल नहीं दिया गया कांग्रेस के अंदर जितना उन्हें दिया जाना चाहिए था. Now we come to the issue of untouchables and dalits. तो untouchables and dalits जो थे, यानी कास्ट सिस्टम में, ठीक है, कास्ट सिस्टम में एकदम नीचे जिनको माना जाता है, जो गलत है, कम्प्लीटली गलत है. ऐसा नीचे ऊपर कोई नहीं होता समाज में. समाज में सब अपने जगह पे सही है, सब 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 समान है, ठीक है. तो जिनको ऐसे गलत तरीके से नीचा दिखाया जाता था, नीचा उनके साथ व्यवहार किया जाता था, उनको अपमान किया जाता था, उनके कास्ट के लिए, उनके जात के लिए, उनको अनटचेबल्स एंड दलित्स बोला जाता है, ठीक है. उनके राइट्स के लिए B.R. अम्बेडकर ने सेपरेट इलेक्टोरेट मांगा था. सेपरेट इलेक्टोरेट मतलब कि एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूएंसी होगा जहाँ पे, ठीक है, सिर्फ अनटचेबल्स एंड दलित्स ही उस इलेक्टोरेट से इलेक्शन लड़ सकते हैं, और वहाँ पे सिर्फ अनटचेबल्स एंड दलित्स ही वोट डालेंगे. एक ऐसा आइडिया सेपरेट इलेक्टोरेट का B.R. अम्बेडकर ने रखा था सामने डिमांड. मगर गांधी जी ने इसको अपोज किया. गांधी जी ने बोला कि इससे क्या होगा कि हम हिंदूज़ को डिवाइड कर देंगे, अपर कास्ट लोअर कास्ट में हिंदूज़ पूरे डिवाइड हो जाएंगे, और पूरा हमारा जो मूवमेंट है फॉर इंडिपेंडेंस वो एकदम ख़त्म हो जाएगा. फाइनली एक पूना पैक्ट, एक अंडरस्टैंडिंग, कॉम्प्रोमाइज़ हुआ बिटवीन B.R. अम्बेडकर एंड गांधी जी इन 1932, नेम्ड एज पूना पैक्ट, जहाँ पे
सेपरेट इलेक्टोरेट का डिमांड छोड़ा गया, मगर रिजर्व सीट शुरू है। रिजर्व सीट के अंदर ये बोला गया कि कुछ कॉन्स्टिट्यूंसीज होंगे, इलेक्टोरेट्स होंगे, जहाँ पे सीट्स जो होंगे ना वो SC ST पॉपुलेशन के लिए रिजर्व्ड होंगे। वहाँ पे सिर्फ SC ST पॉपुलेशन से बिलोंग करने वाले ही लोग इलेक्शन लड़ पाएंगे, मगर उनके लिए वोट कोई भी कर सकता है, कोई भी उनके लिए वोट कर सकता है, सब वहाँ पे वोट कर पाएंगे, मगर सीट रिजर्व रहेगा उनके लिए। तो सेपरेट इलेक्टोरेट नहीं, बट रिजर्व सीट्स। सेपरेट इलेक्टोरेट अगर हो जाता तो वहाँ पे उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में सिर्फ SC और ST ही वोट कर पाते, बाकी लोग वोट ही नहीं कर पाते। ये रोका गया। नाउ वी कम टू द रिलेशनशिप बिटवीन मुस्लिम्स एंड कांग्रेस। सी, मुस्लिम लीग जो था ना, मुस्लिम लीग बहुत कॉशियस था। उनको लगा कि कांग्रेस में हिंदू डोमिनेशन है, और अगर कांग्रेस ही पूरे मूवमेंट को लीड करेगा, कांग्रेस के द्वारा अगर सब कुछ कंट्रोल होगा, तो हिंदू मुस्लिम्स को डोमिनेट कर देंगे, ऐसा उनको डर था। इसके वजह से कुछ लोगों ने तो मतलब कांग्रेस के सारे कामों को, कांग्रेस के मूवमेंट्स को सपोर्ट किया कुछ मुस्लिम्स में, मगर ज़्यादातर मुस्लिम्स जो थे वो दूर रहते थे कांग्रेस के मूवमेंट से या फिर कांग्रेस के कामकाज से। और धीरे धीरे कांग्रेस और मुस्लिम लीग की, ये लीग मतलब मुस्लिम लीग, ठीक है, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में जो डिवाइड था, जो रिफ्ट था, वो धीरे धीरे बढ़ता गया, ठीक है। देन अदर सोशल ग्रुप्स में अगर हम देखें तो जो प्लांटेशन वर्कर्स थे, ठीक है, उनको मेनली क्या चाहिए था, दे वांटेड फ्रीडम टू ट्रैवल। मतलब जो टी प्लांटेशन थे ना, वहाँ पे वर्कर्स को लाके रखा जाता था, और वहाँ पे ऐसा था कि वहाँ पे प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं था कि वो प्लांटेशन से निकल के घर जा सके, ठीक है, अपने गांव लौट सके, अपने गांव जा पाए, लोगों से मिल पाए, ऐसा कोई परमिशन उन्हें दिया ही नहीं जाता था। तो प्लांटेशन वर्कर्स को लगा कि ये जो गांधी जी का सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, इस मूवमेंट के साथ अगर हम जुड़ जाए तो इस मूवमेंट के द्वारा हम लोग फ्रीडम ले पाएंगे, हम लोग प्लांटेशन से निकल के अपने घर जा पाएंगे। और इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए उन लोगों ने ज़ोर ज़बरदस्ती प्लांटेशन से वो निकल गए, और उन्होंने शुरू कर दिया पैदल चलना कि हम लोग अपने गांव तक पहुंच जाएंगे ऐसे। मगर रास्ते में उनको पकड़ लिया गया और फिर प्लांटेशन में उनको लौटा दिया गया, और प्लांटेशन में लौटा के उनके ऊपर टॉर्चर किया गया, उनके ऊपर अत्याचार किया गया, जिसके वजह से बहुत ही ब्रूटल रिप्रेशन उनको फेस करना पड़ा, ठीक है। नाउ कुछ हिल ट्राइब्स थे, लेबरर्स थे, जिनका भी पार्टिसिपेशन लिमिटेड था, ज़्यादा पार्टिसिपेशन हम लोगों ने नहीं देखा था, क्योंकि वहाँ पे डिफरेंट मूवमेंट्स केम इन टू बी। जैसे अलूडित सीतारामन राजू का एक मूवमेंट था, मगर वो मूवमेंट भी ज़्यादा लार्ज स्केल में नहीं जा पाया, क्योंकि वहाँ पर जो मूवमेंट था ना, वो मूवमेंट हिल ट्राइब्स लेबरर्स की डिमांड के लिए था कि उनको प्रॉपर एक्सेस देना है टू फॉरेस्ट, उनको प्रॉपर एक्सेस देना है टू फॉरेस्ट प्रोड्यूस, फॉरेस्ट लॉज के खिलाफ मूवमेंट करना, ठीक है, ये सब डिमांड था, मगर वहाँ पे भी पार्टिसिपेशन लिमिटेड था। हाई लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन वी डिड नॉट सी, और इसीलिए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में सभी लोगों को इक्वली इंक्लूड नहीं किया गया था, ठीक है। कुछ लोग ज़्यादा इंक्लूडेड थे, कुछ लोग कम इंक्लूडेड थे, everyone was not included equally. Now what were the lessons that we got? First is that कि यूनिटी तो था, मगर डिविजन्स भी था, कि हमारे कम्युनिटी, वो इंडियन कम्युनिटीज़ के अंदर यूनिटी था, मगर इंडियन कम्युनिटी के अंदर डिविजन्स भी था। बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप्स थे जिनके डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस थे, तो इसी वजह से ना, क्योंकि डिफरेंट ग्रुप्स थे, उनके डिफरेंट एक्सपेक्टेशंस थे, तो सभी लोगों को एक साथ लेके चलना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, ठीक है। और नेशनलिज्म जो था एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस था। वो लोगों को समझ में आया कि नेशनलिज्म एक दिन में नहीं आएगा, ये एक कंटिन्यूस प्रोसेस है। इतने सारे डिफरेंट लोगों को साथ लेके चलना, उनके अंदर ये देश के लिए जान देना या देश के लिए एक अच्छा सोचना, ये जो फीलिंग है, ये धीरे धीरे आ रहा है, एक दिन में नहीं आएगा, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, ये लोगों को समझ में आया। देन नेशन एज एन आइडेंटिटी। तो नेशनलिज्म बिल्ट शेयर्ड सिम्बॉल्स, ठीक है, कुछ शेयर्ड सिम्बॉल्स तैयार हुए, शेयर्ड हिस्ट्री तैयार हुआ, ठीक है, कि
शेयर सिंबल, जैसे भारत माता का पिक्चर देखना, बुक में है भारत माता का पिक्चर ड्रॉन बाय अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो अवनींद्रनाथ टैगोर द्वारा जो ड्रॉ किया गया जो पिक्चर था ऑफ भारत माता, दैट पिक्चर बिकेम the identity of Indian nationalism. That picture became the identity of India. We still worship Bharat Mata, right? So Bharat Mata became an united symbol of struggle, of freedom, of love towards our nation, towards our country. ठीक है, इसी को बोलते हैं शेयर्ड सिंबल। आइडिया क्या था कि सारे जो लोग थे ना, पूरे ऑल द पीपल ऑफ इंडिया आर वन नेशन, सब एक हैं, सबके अंदर डिविजन है, सब डिफरेंट है। उड़ीसा के लोग वेस्ट बंगाल के लोग से डिफरेंट है, वेस्ट बंगाल के लोग असम के लोग से डिफरेंट है, असम के लोग तमिलनाडु के लोग से डिफरेंट है, मगर फिर भी हम सभी का एक आइडेंटिटी है कि हम सब लोग इंडियन हैं। इसी चीज़ को बोलते हैं फॉस्टरिंग यूनिटी इन डाइवर्सिटी, जो उस टाइम से शुरू हो गया था। अच्छा, कल्चर का क्या रोल था? एक तो फोकलोर सॉन्ग्स लेजेंड्स का इस्तेमाल किया जाता था लोगों को समझाने के लिए कि देखो हम सभी का एक कॉमन पास्ट है, हम लोग सब एक ही जगह से हम आए, हम सभी का रूट एक है, ये समझाने के लिए फोकलोर सॉन्ग्स लेजेंड्स का इस्तेमाल किया जाता था। भारत माता का जो इमेजरी थी जिसके बारे में मैंने अभी मेंशन किया अवनींद्रनाथ टैगोर ने बनाया था वो पिक्चर, उस इमेज को फिर से रिवाइव किया गया। ठीक है, उस आइडिया भारत माता को रिवाइव किया गया ताकि लोगों के अंदर वो पेट्रियाटिज्म फिर से आ सके। ठीक है, और ट्राई कलर, इंडियन ट्राई कलर को अडॉप्ट किया गया एज अ नेशनल सिंबल। Indian tricolor was adopted as the national symbol, and you know how important flag is for a nation, for how important flag is for you, for me, for everyone in India. So that started with that time. Now, what is the history and nationalism? देखो, हिस्ट्री को इस्तेमाल किया गया बाय ग्लोरीफाइंग इंडियाज पास्ट। ये समझाया गया लोगों को कि देखो ब्रिटिश आने से पहले इंडिया एक बहुत ही ग्लोरियस कंट्री था, इंडिया एक बहुत ही डेवलप्ड इम्प्रूव्ड कंट्री था, मगर ब्रिटिश ने हम लोगों के इम्प्रूवमेंट को, हमारे डेवलपमेंट को ख़राब कर दिया है, इससे हमें निकलना है, ये लोगों को समझाया गया। एंशियंट अचीवमेंट्स जो थे उनके ऊपर फोकस किया गया, लोगों को समझाया गया कि एंशियंट जो टाइम था उसी टाइम से हम लोग बहुत एडुकेटेड एंड हाईली इम्पॉर्टेंट पीपल है दुनिया के, और हमें इस जगह पे फिर से लौटना है, ब्रिटिश हम लोगों को बर्बाद कर रहा है। एंड हिस्ट्री को एज नेशनल प्राइड रिप्रेजेंट किया गया, लोगों को समझाया गया कि एंशियंट टाइम से ही इंडिया हैज़ बीन अ ग्राउंड फॉर एडुकेशन, कल्चर, इम्प्रूवमेंट, साइंस, टेक्नोलॉजी एंड एवरीथिंग गुड। ये लोगों को धीरे धीरे समझाया गया ताकि लोग अपने देश के लिए प्राइड फील कर पाए। Now, what is the importance of feeling belonging to your nation? It created an emotional bond across diverse group. धीरे धीरे सारे डाइवर्स ग्रुप्स को ये लगने लगा कि हाँ वो सभी लोग एक ही ग्रुप में एक ही जगह से हैं, क्योंकि सभी इंडियंस है, ये इमोशनल बॉन्डिंग आने लगा। ठीक है, सैक्रिफाइसेस करने लगे लोग फ्रीडम के लिए, अपने देश के लिए, और कॉलोनियलिज्म के अगेंस्ट जो यूनिटी था वो धीरे धीरे बढ़ता गया। राइट, Now we come to the achievements of the national movement. What were the achievements? पहला तो था कि it mobilized millions across classes and regions. तो कौन किस क्लास से था, कौन किस रीजन से था, ये मैटर ही नहीं किया। एक टाइम के बाद सभी लोग जुड़ गए to fight against the British. It's created the spirit of unity and sacrifice. सब लोग एक साथ यूनाइटेड हो गए to sacrifice for the nation, to win freedom for the nation, and it challenged the British legitimacy. ब्रिटिश के जो रूल्स थे उनके legitimacy को चैलेंज किया गया by the very people of our Indian subcontinent. Now, what were the limitations of the movement? एक तो था कि बहुत सारे सोशल डिविजन्स थे, कास्ट, क्लास, रिलीजन में हमारा पूरा देश बटा हुआ है, जो एक बहुत ही बड़ा प्रॉब्लम था। ठीक है, मूवमेंट ने कोशिश किया था सबको मर्ज करने के लिए, मगर फिर भी पूरा मर्ज नहीं हुए थे लोग, उसके बाद भी बहुत सारे डिविजन्स थे जो एक प्रॉब्लम था। सारे ग्रुप्स इक्वली रिप्रेजेंटेड नहीं थे, जो हम लोगों ने देखा है अबाउट वीमेन, अबाउट मुस्लिम्स, अबाउट दलित्स, तो सब लोग इक्वली यूनाइटेड नहीं थे, वो एक प्रॉब्लम था। सब लोग इक्वली रिप्रेजेंटेड नहीं थे, women, Dalits, minorities, ठीक है, they were excluded in some ways, as I already mentioned.
What is the legacy of nationalism? Nationalism in India showed us that non-violent struggle is a global model. Non-violent struggle का जो आइडिया था ना वो एक ग्लोबल मॉडल बन गया, सारे देश में वो पॉपुलर हो गया वो मॉडल. और इंडिपेंडेंट इंडिया का शुरुआत फाउंडेशन इन्हीं मूवमेंट से हुआ. इन्हीं मूवमेंट से इंडिपेंडेंट इंडिया का शुरुआत हुआ, जो हम लोगों ने देखा फाइनली क्विट इंडिया मूवमेंट में. क्विट इंडिया मूवमेंट में फाइनली हम लोगों ने देखा कि इंडिया से ब्रिटिश को भगाया गया, है ना. ये हम लोगों ने फाइनली देखा क्विट इंडिया मूवमेंट में. सो द स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी एंड इक्वलिटी जो था ना वो धीरे धीरे नर्चर किया गया विद द हेल्प ऑफ नेशनलिज्म. नाउ before we summarize, we need to discuss. So before we come to the summary part, we are discussing the Quit India movement, right? तो क्विट इंडिया मूवमेंट जो था, क्विट इंडिया मूवमेंट वो कब शुरू हुआ? देखो, एक वार्धा में एक मीटिंग था, ठीक है, ऑफ कांग्रेस वर्किंग कमेटी. वार्धा में एक मीटिंग था 1942 में. वहाँ पे क्विट इंडिया रेजोल्यूशन पास किया गया था. कब? 1942 वार्धा, ठीक है. यहाँ पे क्विट इंडिया मूवमेंट का रेजोल्यूशन पास किया गया एंड इट वाज पास्ड आफ्टर द फेलियर ऑफ क्रिप्स मिशन. क्रिप्स मिशन भी एक सैमन कमीशन जैसे आया था, एक जैसे क्रिप्स मिशन भी आया था, जिसका मेन आइडिया था कि वर्ल्ड वॉर 2 के क्या इफ़ेक्ट्स थे वो देखना, ठीक है, और एक डिसाइड करना कि कैसे इंडिया में चेंजेस लाया जाए और डिफरेंट मोटिव्स. बट क्रिप्स मिशन फेल्ड एंड गांधी जी अंडरस्टूड दैट ऐसे कुछ नहीं होगा, हमें एक पूरे कंप्लीट विथड्रॉयल ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया, इस आइडिया से हमें एक मूवमेंट लॉन्च करना है. इसी आइडिया से ये क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च किया गया, ठीक है. क्विट इंडिया मूवमेंट के अंदर ही फेमस डू और डाई स्पीच आया था, डू और डाई स्लोगन आया था क्विट इंडिया के अंदर. क्विट इंडिया एक ऐसा मूवमेंट था विच ब्रॉट द एंटायर स्टेट मशीनरी टू अ स्टैंड स्टिल, ठीक है. मतलब पूरे कंट्री में बहुत सारे जगहों पे पूरा ब्रिटिश रूल ऑलमोस्ट थम सा गया था. इतना ज़्यादा लोग भड़क गए थे, इतना ज़्यादा हाई लेवल ऑफ प्रोटेस्ट हो रहे थे, ठीक है. सब जगह पे पीपल हड़ताल कर रहे थे, सब जगह पे लोग हड़ताल स्ट्राइक्स कर रहे थे, डेमोन्स्ट्रेशंस कर रहे थे, प्रोसेशंस हो रहे थे, जहाँ पे ऑर्डिनरी लोग, स्टूडेंट्स, वर्कर, पेजेंट, सब लोग प्रेजेंट थे, ठीक है. और एक्टिव पार्टिसिपेशन देखे गए थे बाय सम लीडर्स लाइक, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट पार्ट है, कुछ लीडर्स बहुत इम्पॉर्टेंट है, जैसे जयप्रकाश नारायण, ठीक है, अरुणा, असफ अली, राम, मनोहर लोहिया, ठीक है, मातंग गिनी हाजरा, कनकलता बरुआ, ठीक है, रामा देवी. ये जो लीडर्स के नाम मैंने मेंशन किए 6 लीडर्स, इन 6 लीडर्स के नाम याद रखना, ठीक है. इन 6 लीडर्स से क्वेश्चन आते हैं, तो इनके मतलब क्वेश्चन आ सकता है इन 6 लीडर्स के नाम से, तो ये 6 लीडर्स के नाम याद रखना इम्पॉर्टेंट है. तो ये सब कुछ एक बहुत ही बड़ा मूवमेंट हुआ और ब्रिटिश ने बहुत सारे फोर्स के साथ बहुत से ब्रूटली रिएक्ट किया टू दिस मूवमेंट. बट एक हफ्ते से भी ज़्यादा लगा फॉर द British machinery, British army and the British strength and all the power that British had to suppress the movement, क्योंकि movement इतना फैल गया था. And after that finally in 1947 we got our freedom, we got our independence. So in order to summarize, we can say that nationalism is not a single story but many stories who came together to build the idea of nationalism. स्ट्रगल्स थे, सिम्बल्स थे, सेक्रीफाइसेस थे, जिन्होंने हमारे पूरे आइडिया ऑफ नेशनलिज्म को शेप किया, बिल्ड किया. एंड द फ्रीडम
दैट केम फ्रॉम यूनिटी इन डाइवर्सिटी. डाइवर्सिटी के अंदर भी इंडियंस यूनाइट हुए थे, इसीलिए हमें फ्रीडम मिला, नहीं तो नहीं मिलता. सिंपल बात है. तो इसी से साथ हमारा ये चैप्टर ख़त्म होता है. एंड वी विल मीट सून इन अनदर क्लास. थैंक यू फॉर अटेंडिंग द क्लास. वी विल मीट सून.